सात रंग सात खबर में आपका स्वागत है। 29 सितंबर की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ मैं हूं शुभम शेखर। शुरुआत करते हैं अमर उजाला की एक खबर से। कोविड की दूसरी लहर में दवा दुकानदारों से लेकर एम्बुलेंस संचालकों और प्राइवेट लैब वालों से लेकर मेडिकल उपकरण बेचने वालों तक ने मानवता को जमकर शर्मसार किया। जब लोग अपनों की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे तो तमाम जिम्मेदारों ने लाचार मरीजों और तीमारदारों से जमकर वसूली की। वसूली भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि तय कीमत से 500 गुना ज़्यादा तक। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल ने देश के 389 जिलों में सर्वे कर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे पढ़कर देश के लोगों का सिर शर्म से झुक जाएगा। लोकल सर्किल की रिसर्च एंड एनालिसिस टीम ने देश के 389 जिलों के 38,000 लोगों से बातचीत के आधार पर देश का एक बड़ा सर्वे किया। लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक कोविड पीड़ित परिवारों के हर तीसरे आदमी से ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दुकानदारों और जिम्मेदारों ने तय कीमत से 300 से 400 गुना ज़्यादा तक कीमत वसूल की। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 18% लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 300 से 400 गुना ज़्यादा देनी पड़ी। इस सर्वे के दौरान लोगों ने बताया कि जो चाइनीज कंसंट्रेटर 30 से 35 हजार के थे, उसके लिए जरूरतमंदों ने 1 लाख रुपए तक खर्च किए। अगली खबर पड़ोसी देश चीन की। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वह बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा। ताजा घटना उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर की है, जहां चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी। यह जानकारी अब सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले घुसपैठ की थी। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी को लेकर भारत और चीन में मतभेदों के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। चीन ने बाराहोती सेक्टर के एलएसी के पास निर्माण भी बढ़ा दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 2566 बुजुर्ग रेलवे कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान पत्रिका की एक खबर के मुताबिक बोर्ड के फरमान पर रेलवे प्रशासन ने 30 वर्ष की नौकरी व 55 साल की आयु पूरी कर चुके रेल कर्मियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि सालाना कार्य निष्पादन रिपोर्ट और कार्य व्यवहार की समीक्षा के बाद ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी, लेकिन इससे रेलवे कर्मचारियों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। लखनऊ मंडल प्रशासन ने समीक्षा के लिए समस्त विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इंजीनियरिंग विभाग ने 369 कर्मचारियों को चिन्हित कर लिस्ट बनाने के निर्देश सभी सहायक मंडल अधिकारियों को लिखित तौर पर दिए हैं। वहीं रेलवे के अन्य 12 विभागों में भी ऐसी सूची तैयार होने लगी है। रेलवे सुरक्षा बल भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर हिंदुस्तान से। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक पारा एक बार फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया। महबूबा ने कहा है कि त्राल में सेना द्वारा की गई मारपीट के पीड़ित परिवार से मिलने वह त्राल जा रही थी, लेकिन उन्हें इससे रोकने के लिए घर में ही बंद कर दिया गया। पूर्व सीएम ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सेना के जवानों ने पुलवामा के त्राल में एक परिवार से मारपीट की और इसमें परिवार की एक महिला को चोट लगी है। मुफ्ती ने कहा था कि वह बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी। बुधवार को मुफ्ती ने ट्वीट किया, सेना द्वारा कथित तौर पर एक परिवार से मारपीट के बाद मेरे त्राल दौरे पर जाने की वजह से आज मुझे घर में बंद कर दिया गया है। यह कश्मीर की असली तस्वीर है। भारत सरकार को यहां आने वाले प्रतिनिधिमंडल को पिकनिक टूर की बजाय यह तस्वीर दिखानी चाहिए। दैनिक जागरण ने एएनआई के हवाले से एक खबर छापी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अब लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है। वहां अब तक काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइटों का संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच तालिबान की ओर से भारत सरकार को एक पत्र लिखा गया है।
अफगानिस्तान में तालिबान के इस्लामिक अमीरात ने काबुल के कमर्शियल उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को पत्र लिखा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिलहाल तालिबान के इस पत्र की समीक्षा कर रहा है। यह पत्र 7 सितंबर को अफगानिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यवाहक मंत्री हमीदुल्लाह अखुंजादा ने भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशक अरुण कुमार को लिखा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस खत पर विचार कर रहा है। भारत ने तालिबान की अंतरिम सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद तालिबान ने 30 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। भारत से काबुल के लिए आखिरी फ्लाइट 21 अगस्त को नागरिकों को निकालने के लिए गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट ने पहले दुशांबे और फिर नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। अब जनसत्ता की एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के मलप्पुरम में विनायक दामोदर सावरकर का नाम लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर को पढ़ने वालों की नज़र में भारत नक्शे से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं कि भारत क्या है। बकौल गांधी, अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि भारत एक भूगोल है। वे कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि यह भारत है। लाइन के बाहर भारत है ही। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोग ही न हो, विविधता न हो, सद्भाव न हो तो भला सिर्फ नक्शे से किसी देश की कल्पना कैसे की जा सकती है। भारत यहाँ के लोगों से बनता है और कांग्रेस के लिए भारत यहाँ रहने वाले हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों से है। और अंत में अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी तैयारियों की खबर। जनसत्ता समेत कुछ और अखबारों में छपी खबर के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों ने अपनी रणनीति बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ सभी दलों से टिकट पाने के लिए संभावित उम्मीदवार अपनी ओर से जोर आजमाइश और सिफारिश की कवायद भी बढ़ा दी है। हर सीट पर सभी दलों से कई लोग टिकट पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा ने टिकट वितरण के लिए एक तय फार्मूला बनाया है। उसके तहत ही टिकट देने का फैसला किया है। अगर इस फार्मूले को पूरी तरह अपनाया गया तो इस बार 150 से ज़्यादा विधायकों का टिकट कटना तय है। पार्टी ने तय किया है कि संगठन और सरकार की गतिविधियों में सक्रिय न रहने वाले विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से जूझ रहे विधायकों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने अपनी ओर से एक सर्वे करवा कर लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में उन विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के टिकट काटे जाने की सिफारिश की गई है जिनसे स्थानीय जनता नाराज है। पार्टी का मानना है कि ऐसे लोगों को टिकट देकर जनता के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी में टिकट पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सेवानिवृत्त अधिकारी, पत्रकार, शिक्षक और व्यापारी शामिल हैं। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि टिकट देने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उनकी सियासी हैसियत का भी आकलन होगा। इन सभी परीक्षाओं में पास होने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। तो 7 रंग 7 खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे 7 रंग 7 खबर में। जुड़े रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ।